एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे सजीव फोन इन कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम आपसे चर्चा करने वाले हैं इस अंतराल के बाद। तो हमारा विषय एक बार आप पुनः सुन लीजिए, बाल आयोग बच्चों के संपूर्ण अधिकारों का संरक्षक। जी हाँ, बिल्कुल, बाल आयोग जो बच्चे के अधिकारों का संरक्षण करता है। वो चाहता है कि हर बच्चे को उसके अधिकार मिले और वो अपना जीवन बहुत अच्छे से यापन कर सके। तो इसी विषय पर आज हमने चर्चा करने के लिए अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। हमारे साथ उपस्थित हैं श्री देवेंद्र मौर्य जी, जो अध्यक्ष हैं बाल अधिकार संरक्षण आयोग मध्य प्रदेश के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बाल आयोग सर, जैसा कि हमारा आज का विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा में कार्य कर रहा है और बच्चों की जीवन सुधारने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है और बच्चों के अधिकारों का जो संरक्षण है वो भी बाल आयोग करता है। सबसे पहले बाल आयोग क्या है, हमारे जो दर्शक नहीं उससे परिचित हैं, हम चाहेंगे आप संक्षिप्त में बताएं। विशेष करके बाल आयोग का जो गठन किया गया जी, विषय बच्चों का संरक्षण, पूर्ण संरक्षण जिसे हम कहते हैं, उसके लिए आयोग का गठन हुआ है जी। और अंतर्राष्ट्रीय समझौता 1989 में जब हुआ था, उसके बाद में भारत में 1992 में 1992 में ये इस समझौते के अंतर्गत अपनी ओर से सहमति प्रकट की गई। उसके बाद में 2005 में आयोगों का गठन हुआ और आयोग का गठन होने के बाद बच्चों के जो अधिकार होते हैं उन अधिकारों का हम कैसा संरक्षण करें और बच्चों के अधिकारों के साथ साथ में उनके साथ में होने वाले कोई दुर्व्यवहार है, उत्पीड़न है और कोई हिंसात्मक कुछ घटनाएं हैं, तो उन सभी का जो संरक्षण करने की जो जिम्मेदारी है वो आयोगों के अंतर्गत आती है और इसीलिए इसी दृष्टिकोण को रखते हुए बाल आयोगों का गठन हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल दर्शकों, जैसा कि बताया हमको मौर्य जी ने कि बाल आयोग बच्चों के सर्वांगीण विकास को लेकर कार्य करता है, उनके अधिकारों को संरक्षित करता है और उनके जीवन में आने वाली कठिनाइयों को भी दूर करता है। सर, अगर बाल आयोग के कार्य क्षेत्र पर हम नज़र डालें, जैसा कि आपने बताया कि शोषण है, उत्पीड़न है बच्चों को लेकर, तो किन अधिकारों के संरक्षण आयोग के दायरे में आते हैं? देखो, जहाँ तक है बाल आयोग का जो कार्य क्षेत्र है, जहाँ बच्चा वही हमारा कार्य क्षेत्र, चाहे विद्यालय हो, हॉस्टल्स है या कोई बस्ती है या जहाँ पर भी बच्चा रहता है वहाँ पर बाल आयोग का कार्य क्षेत्र होता है। और इसमें बाल आयोग के अंतर्गत जो बच्चों की उम्र जो रहती है 18 वर्ष के अंतर्गत आती है, यानी हम जिसको बोलते हैं 0 से लेकर के 18 वर्ष तक। तो ये सारे बच्चे आयोग के इसमें आते हैं, संरक्षण में लाया जाता है। और इसमें विशेष करके ये होता है, कार्यक्षेत्र का जो विषय आपने बताया, कार्यक्षेत्र के साथ में इनके अधिकार वाला विषय जो है, तो बच्चों के जो अधिकार है, एक तो उसका सुरक्षा का अधिकार है, उसको जीवन जीने का अधिकार है, उसका अपना विकास व्यवस्थित हो उसका अधिकार है, उसके बाद में उसका संरक्षण हो, सुरक्षा का भी अधिकार उसके अंतर्गत आता है। तो ये सारे अधिकारों का जो रक्षण करने का जो जिम्मेदारी है वो आयोगों के अंतर्गत आती है। हाँ जी, अभी हमसे मौर्य जी हमारे साथ नंद स्वरूप मिश्रा जी जुड़ चुके हैं फोन पर। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, मेरा नाम नंद स्वरूप मिश्रा है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। मैं जानना चाहता हूँ कि बच्चा है अनाथ, तो वो किसके रहे साथ? तो ऐसी दशा में जब बच्चा के कोई नहीं रह जाता तो उसके जो उनके साथी लोग होते हैं, जो कम दूर दराज के रिश्तेदार होते हैं, तो उससे कम उम्र में कोई मजदूरी कराते, भीख मंगवाते, उसके भविष्य की अगर वो ध्यान नहीं देते तो ऐसी दशा में उनकी क्या जिम्मेदारियां बनती हैं? देखो, एक तो सबसे पहले आपका जो प्रश्न है उसका मैं उत्तर देना चाहूँगा। जो बच्चा इस प्रकार का है तो उसके लिए शासन की योजनाएं बहुत सारी है और उन योजनाओं के साथ में उस बच्चों को अपन ने जोड़ना चाहिए। और ऐसा बच्चा है कि जहाँ पर यदि उसका कोई सुरक्षा वाला विषय है या उसके साथ में और भी विकास संबंधी विषय है, शिक्षा संबंधी विषय है, तो उसके लिए शासन के योजनाओं के द्वारा
जो बाल गृह चलते हैं, बाल गृह चलते हैं, छात्रावास है, जी, उन जी। छात्रावासों में, बाल गृहों में उसको अपने दाखिल करना चाहिए। और ये वहाँ हर जिले में, पूरे भारतवर्ष में जी बाल कल्याण समिति बनी हुई है। जी हम उस बाल कल्याण समिति में उस बच्चे को लाकर ले जा करके जी वहाँ पर जो बाल कल्याण समिति के जो लोग होते हैं, जो कमेटी होती है, उस बच्चे की हर परिस्थिति का परीक्षण करके जी। उसकी किस परिस्थितियों में है, उसके लिए क्या अच्छा हो सकता है, उसका निर्णय लेकर के शासन की योजनाओं के साथ में जोड़ते भी हैं और शासन के द्वारा जो उनको सहयोग प्राप्त होना चाहिए उसके लिए पूरा सहयोग करते हैं। जी 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 बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर इस तरह की कुछ गतिविधि या आपके आसपास दिखाई देती है मोरी जी, जहां हमने बताया कि उत्तर प्रदेश और बाराबंकी से वो थे, लेकिन कहीं भी अगर तो क्या आसपास के लोग या उनके हितैषी इस चीज़ को बाल आयोग को अवगत करा सकते हैं? देखिए, बाल आयोग को अवगत कराने वाला विषय तो हो ही सकता है, क्योंकि बाल आयोग के वेबसाइट पर उनके मोबाइल नंबर भी है, जी, उसके जी। बाद में मेल आईडी है, पत्र व्यवहार कर सकते हैं। जी। लेकिन हर जिले में बाल कल्याण समिति है, जी महिला बाल विकास का जो अधिकारी होते हैं, डीपीओ, सीडीपीओ है, जी चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर जी जो जी है, जी इन सभी का वहाँ पर एक यूनिट बना हुआ है। यूनिट बना हुआ जी और उसके पास में बच्चा यदि वहाँ पहुँचता है किसी के माध्यम से, जी तो वहाँ पर उसके सर्वोत्तम हित कहाँ पर सुरक्षित है, जी इसके लिए उसकी व्यवस्था की जाती है। जी 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 शासन की योजनाओं से जोड़ने वाला विषय हो या उसके शिक्षा संबंधी हो या और भी कोई स्वास्थ्य संबंधी कोई विषय आता है, जी। तो सारी गवर्नमेंट की जो योजनाएं उनके लिए बनी हुई है, जी। उसके साथ में वहाँ का जो उस जिले का जो एजेंसी है शासन की, जी। वो उसके लिए कार्य करती है। बिल्कुल जी। तो मिश्रा जी, हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि जैसा कि आपने कहा कि अनाथ बच्चों के संरक्षण के लिए क्या किया जाए, तो बाल आयोग सदैव आपके साथ है। और अगर आपके आसपास भी इस तरह के बच्चे आपको दिखाई देते हैं, तो बिल्कुल अपने आसपास या आपके पास के केंद्र से आप संपर्क कर सकते हैं। मोरी जी, बच्चों की सुरक्षा को लेकर बहुत सारे एक्ट बनाए गए हैं और जिसमें पॉक्सो एक्ट भी जो है वो लिया जाता है, बहुत सारे कड़े नियम बनाए गए हैं। तो किस तरह के नियम है, उन पर भी हम नजर पिछले डालना कुछ चाहेंगे। दिनों में जी पॉक्सो एक्ट बड़ा चर्चा में रहा। जी जी कारण भी ये है कि कुछ अति संवेदनशील विषय ऐसे होते हैं पूरे भारतवर्ष में, अपन मध्य प्रदेश की बात तो करते ही है, तो उसमें अनेक लोगों का ये बड़े विधि के विशेषज्ञ जो लोग थे और जिनको न्याय मिलना चाहिए, ऐसे लोगों का जब एक विषय उनके द्वारा जो सामने आए, तो पॉक्सो के जो 2012 में लागू किया गया था, जी उसमें और कुछ सुधार करने की आवश्यकता थी, या मुझे लगता है कि कुछ अमेंडमेंट करने की आवश्यकता थी, जी जी तो जहाँ पर बच्चों को न्याय मिले। और इसमें इस एक्ट में कुछ सुधार भी किए गए, कुछ अमेंडमेंट किए गए, और उससे अभी हम जो देखते हैं कि धरातल पर उसका हमको फायदा भी मिल रहा है बच्चों को। जी तो यानी जो बच्चे 18 वर्ष के कम उम्र के आयु के हैं, उसमें बालक बालिकाएं दोनों आते हैं। दोनों के लिए संरक्षण जो है पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत, जो यौन पीड़ित या यौन उत्पीड़न किया जाता है, ऐसे बच्चों के लिए संरक्षित करने के लिए उस एक्ट का यानी सहारा लिया जाता है। जी। और विशेष ये है कि उसमें जैसे अपन कभी कभी आपने भी सुना होगा, पेपर में भी बहुत बार आता है, गुड टच बैड टच वाला विषय है। बिल्कुल, यदि कोई छूता भी है गलत नीयत से, तो ऐसे के लिए भी उस एक्ट में प्रावधान किए गए हैं, यानी कम से कम 3 साल की सजा, अधिकतम 7 साल की सजा, अधिकतम 7 साल की, ऐसे लोगों के लिए। तो ये प्रावधान हुए हैं, और अभी नए प्रावधानों में तो और जिसे इसमें जोड़ा गया, कर दिए गए हैं। जी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी पहले कवर नहीं था इसमें पॉक्सो में, तो उसको भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी को भी इसमें लिया गया। तो कुल मिलाकर के यौन शोषण यदि बच्चों का होता है, तो इसीलिए पॉक्सो एक्ट में जो जो प्रावधान होना चाहिए थे, उन सारे प्रावधानों को किया गया है, और उसका बच्चों को फायदा भी हो रहा है, जो मतलब उनको न्याय मिलने की दिशा में। सही कहा आपने। दर्शकों, जैसा कि मोरी जी ने बताया, बहुत ही संवेदनशील विषय होता है। कई बार हम आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, या कई घर या पेरेंट्स जो है इस चीज़ को दबा देते हैं। तो बिल्कुल मैं दूरदर्शन के माध्यम से संदेश आपको देना चाहूँगी कि अगर इस तरह की घटना, दुर्घटना या इस तरह के कोई भी केसेस आपके पास आते हैं, तो बहुत सारे, जैसे कि मोरी सर ने हमें बताए, कड़े नियम बन चुके हैं और अपराधी को सज़ा मिलकर रहती है, वो भी बिना पहचान बताए।
इसलिए इसमें हाँ जी गोपनीयता बहुत बड़ा विषय गोपनीयता होता बहुत है विषय। इसमें। जी और गोपनीयता यदि भंग होती है जी जी तो उसके लिए भी कानून के प्रावधान है, जी। उनको भी उनके लिए भी सजा का प्रावधान है। जी इसलिए बच्चों की गोपनीयता बनी रहे, जी ये विशेष करके उस पर ध्यान दिया ध्यान दिया जाता है। इसलिए जब भी कुछ ऐसा अगर आपके आसपास होता है या समक्ष होते देखते हैं तो कृपया ज़रूर संपर्क करें और इस विषय को उठाएं ज़रूर। अभी प्रदीप साहू जी हमसे जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी मैडम नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ देवेंद्र मौर्य जी गुड मॉर्निंग। नमस्कार नमस्कार हाँ मैं साहू ये जी। पूछना चाहता हूँ जी। कि आपका जो टर्म है बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जी। ठीक है, उसमें आपने बालक बालिका दोनों को लिया है, जी। लेकिन इसमें कुछ बालिकाओं के लिए अलग से कुछ विशेष रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं क्या? क्योंकि जेंडर लेवल पर बालिका और बालक में क्या है कि बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज देखने को मिलती, कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। एक तो ये, दूसरा राज्य बाल अधिकार आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग और अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग के कुछ कायदे कानून में अलग अलग फर्क है क्या? नहीं, कानून तो सारे एक ही है। और आप जैसा बता रहे थे अभी कि बालिकाओं के लिए और बालकों के लिए कुछ अलग से नियम होना चाहिए। क्या होता है कि जहाँ बच्चे का विषय आता है तो दोनों के लिए, दोनों जेंडर के लिए कानून समान है, समान होते हैं। इसलिए अलग ऐसा कुछ विषय सामान्यतः अभी तक तो ध्यान में नहीं लाया गया है। जी और यदि आवश्यकता, ऐसा आपने जैसा अभी बताया कि कुछ विषय ऐसे हैं कि वो अलग होना चाहिए, जी इस दिशा में यदि जैसे विधि के विशेषज्ञ है जी या सामाजिक कार्यकर्ता है या आयोगों में जो लोग तज्ञ मैंने जो विषय विशेषज्ञ है, ऐसे लोगों के यदि ध्यान में कुछ ऐसे विषय आते हैं तो उसके लिए भी जरूर इस दिशा में प्रयास किया कमेटी जाएगा। निर्धारण करती है कि आगे क्या किया आगे जाए। क्या किया जी जाएगा। वैसे मौर्य जी बाल सुधार जो गृह है वहाँ तो शायद बालक बालिकाओं के लिए सेपरेट स्थान होगा या उनको अलग अलग हाँ, बाल किया सुधार जाता गृह है। जी, में दोनों जी। ग्रह अलग अलग होते जी। हैं, बालिकाओं का अलग है, बालकों का अलग है। जी और जो बालिकाओं के लिए जो विषय होना चाहिए जी। उन सारे विषयों का शासन की ओर से भी और उनके जो विशेषज्ञ लोग रहते जी। हैं उनकी ओर से ध्यान रखा जाता है। जी। उसके उन बालिकाओं के लिए काउंसलर जो उपलब्ध किए जाते हैं, जी। उनकी सारी विषय को ध्यान में रखते हुए इसको जी किया जाता है। जी और बिल्कुल, बच्चों के क्योंकि लिए भी। ज़्यादातर उनकी देख रही महिला ही संरक्षक के अंडर हाँ, में ये- होती हैं और बहुत ये सारी स्वाभाविक है, चीज़ें ये ध्यान में हम जो रखी ध्यान में जाती जैसे हैं। अपन परिवार जी, में जो जी, रहते जी, हैं जी, तो परिवार जी, में भी इन बातों का अपन ध्यान रखते हैं। जी। तो विशेष करके जब ग्रहों में भी जो बालिकाएं रहती है जी। तो इन सारी बातों का ध्यान रखा जाता है जी। और इसके लिए रूल रेगुलेशन बने हुए हैं बने जिसको हम हुए हैं, स्टैंडर्ड जी। एसओपी बोलते जी, हैं, जी, जी। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। जी। तो उसी के अंतर्गत उन नियमों का सारी संस्थाएं पालन करती है। जी और जी कभी कभी ऐसा होता है यदि जी। नहीं पालन किया जाता है तो हाँ। उसके लिए भी समीक्षा भी होती है, निरीक्षण होता है और उनको और इस दिशा में यानी नियमों का जी। पालन करने के लिए बाध्य किया जाता है। जी जी बिल्कुल। अभी अशोक जी हमसे जबलपुर से जुड़ चुके हैं। अशोक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी मैडम जी, मैं सर से ये जानना चाहता हूँ जी। कि आजकल देखा मैंने कुछ बच्चे गांव के जो हैं जो कि पढ़ाई लिखाई नहीं करते, मजदूरी करने चले जाते हैं, उनको कुछ बोलो तो वो कुछ भी बहाना बना देते हैं, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है या बहुत दूर है, ऐसा तो वैसा, तो पढ़ाई लिखाई का साधन हमारे पास है ही नहीं। तो इसके लिए शासन द्वारा क्या कदम उठाया जा रहा है, इसके बारे में कुछ बताएं। देखो, ये एक विषय शासन द्वारा तो सारे कदम उठाए जा रहे हैं कि बच्चों बिल्कुल, जी। की शिक्षा भी व्यवस्थित हो। और अभी आने वाले पिछले 10 सालों में तो बहुत सारा प्रावधान ये हुआ कि हमारे जो स्कूल का जो दायरा था वो बहुत जी। नज़दीक हो गया है। बहुत नज़दीक हो गया, यानी जी। 2 किलोमीटर तो प्राइमरी स्कूल है और 8-10 किलोमीटर में तो हाई स्कूल या जी। हायर सेकेंडरी जी। स्कूल है। विशेष ये है, मैं आपने जैसा भी प्रश्न किया तो उसमें पालकों की भूमिका महत्वपूर्ण हो पालकों जाती की है। भूमिका, जी, कारण क्या है बिल्कुल, कि बिल्कुल। जैसे बच्चा तो है, जी। उसका तो स्वभाव है, जी। यानी उसको जो अच्छा लगता है वो करता है। जी। और जैसे आपने बोला कि मजदूरी करने के लिए, तो कभी कभी क्या होता है कि घर की भी कुछ ऐसी मजबूरी होती है कि जी। बच्चों के लिए आर्थिक असमानता होती है, कहो कि आर्थिक परेशानी होती है। इसलिए परिवार के लोग भी उनको मजदूरी की ओर ढकेल देते हैं कि मजदूरी करेगा तो कुछ इनकम कमा के लाएगा। जी 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 तो इस दिशा में पालकों की भूमिका
का महत्वपूर्ण है कि भाई अपने बच्चों को अपन ने पढ़ाना चाहिए। जी। दूसरा है कि पालक यदि मान लो उस दिशा में थोड़ा सा असक्षम है जी। तो समाज के जो लोग हैं, आसपास के जो लोग हैं, उन्होंने पालकों को भी समझाना चाहिए और उस बच्चे को स्कूल में दाखिला हो उसका, क्योंकि शासन की योजनाएं तो काफ़ी सारी है, स्कॉलरशिप मिलती है, बिल्कुल। शासन के हॉस्टल्स है और शासन के स्कूल है, जी। तो वहाँ पर अपन ने उसको दाखिला करने के लिए प्रयास करना चाहिए। जी। ये जो जागरूक लोग हैं, जो कुछ एनजीओ है, कुछ समाज के एक्टिविस्ट है, बिल्कुल। इन लोगों ने ऐसे बच्चों के लिए मुझे लगता है कि आगे होकर के यदि काम करते हैं तो इसके सकारात्मक परिणाम हमको मिलते बिल्कुल हैं। बिल्कुल प्रदीप जी, और हम यही कहेंगे कि सिर्फ सरकार की भूमिका नहीं होती, सामाजिक लोग, हम लोग सभी से मिलकर समाज बनता है। तो अगर ऐसा कहीं देखा जाता है कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं या उनसे लोग जो माल मजदूरी करवा रहे हैं, हम सबको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और उनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि पहले अपना करियर बनाएं और आगे बढ़ें, उसके बाद जो है वो आर्थिक रूप से सक्षम हो। लेकिन मौर्य जी, अगर आपदा से ग्रसित जो बच्चे होते हैं, जैसा कि भी प्रदीप जी ने बोला, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, कुछ प्राकृतिक आपदा आ गई, सिंगल बच्चा बचा है या पेरेंट्स कहीं खो गए हैं या बहुत सारी ऐसी गतिविधियाँ, उसमें हमारे बाल आयोग का क्या योगदान रहता है? देखिए, बाल आयोग में यदि कोई ऐसा विषय पहुंचता है जी। हमारे पास में, तो हम जैसे किसी जिले का रहने वाला बच्चा है तो उस जिले के जो अधिकारी है, चाहे महिला बाल विकास के अधिकारी हो, वहाँ की जो बाल कल्याण समिति है, वहाँ के और कुछ एनजीओ आगे होकर काम करते हैं, उन सारे लोगों को हम संपर्क करते हैं और उस बच्चे को अपन क्या विशेष रूप से न्याय दिला सकते हैं या जो परिस्थितियाँ उसके साथ में है, उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसको शासन का लाभ भी मिले और वो बच्चा उन परिस्थितियों से बाहर निकल जाए और सक्षम अपने, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि उस समय जो मानसिक ट्रॉमा अवसाद रहता है से बहुत उसका, ज्यादा तो गुजर रहा उसमें होता है वो। से चाहे स्वास्थ्य संबंधी हो, शिक्षा संबंधी हो, तो सारी बातों के लिए शासन की एजेंसियां जिले में है, उपलब्ध है। हमको ये है कि हमको प्रॉपर एजेंसी के पास में पहुंचने के बाद में न्याय की दिशा में प्रयास करना चाहिए। जी बिल्कुल, हम दर्शकों से बार बार यही कहते हैं कि बच्चे तो बहुत छोटे होते हैं मौर्य जी, वो इस तरह के कदम नहीं उठा पाते या आगे नहीं आ पाते हैं, तो हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें उचित स्थान तक पहुंचाया जाए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। कई बार ऐसा होता है मौर्य जी कि जाने अनजाने में बच्चों से कई अपराध हो जाते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिन्हें अपराध की श्रेणी में गिना जाता है, लेकिन आयु कम होती है, बाल सुधार गृह में भेजा जाता है, उसमें आयोग की क्या भूमिका रहती है अगर इस तरह के कोई केसेस आते हैं? देखिए, अपराध का विषय तो ऐसा है कि अपराध तो हम इनके बच्चों के द्वारा जो घटना घटित होती है जी, उसमें जो अपनी विधि के विरुद्ध जो विषय हो जाते हैं, इसके लिए बच्चों के लिए जो भी जो बोर्ड बना हुआ है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, उस बोर्ड के अंतर्गत वो पेश होते हैं और वहाँ पर बच्चों का हित कहाँ ठीक हो सकता है उसके लिए सुधार गृह में भेजते हैं और सुधार गृह में भी भेजने के बाद में एक ध्यान ये रखा जाता है कि इस बच्चे का विकास कहीं बाधित नहीं हो, यानी विकास पूरा होते रहे। चाहे शिक्षा, छोटा बच्चा है, उस शिक्षा की आवश्यकता है उसको, उसका स्वास्थ्य है, उसको और भी कुछ सुविधाएं चाहिए, वो सारी सुविधाएं वहाँ पर उसका सुधार गृह में होती है क्योंकि आगे चल के उसका पुनर्वास ठीक से हो सके। हाँ, इस दिशा में आयोग, अच्छा कहीं भी ये ध्यान में आता है आयोग के भी कि यदि कहीं बच्चों के साथ में ये पूरा विषय ठीक से हैंडल नहीं हो रहा है नीचे, तो आयोग वहाँ पर अपनी ओर से इंटरवेंशन करता है। फिर उन जो एजेंसियाँ काम कर रही है, उन एजेंसियों को आयोग के द्वारा निर्देश दिए जाते हैं कि आप बच्चों के साथ में हमने जिस प्रकार से न्याय दिलाने के लिए प्रयास करना चाहिए उस दिशा में हम सकारात्मक रूप से प्रयास करें। इस प्रकार के निर्देश बार बार मतलब आयोगों के द्वारा दिए जाते हैं और भविष्य में वो बच्चा पुनरावृत्ति भी ना कर सके और मानसिक जो है उस पीड़ा से भी ना बातों का उसको जैसे मान लो उसका व्यवस्थित उसका काउंसलर उपलब्ध किया जाए, उसके मन में जो कुछ विषय और होते हैं उससे वो कैसा दूर हो, अच्छी संगत उसको मिले और ठीक से उसका आने वाला जो जीवन है वो किसी मतलब एक स्वस्थ मानव जैसा वो जीवन जिए, कहीं अपने आप में अपराध बोध उसको ये नहीं हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। सर, अगर आयु वर्ग की हम बात करते हैं तो बाल आयोग में किशोर कल्याण भी कार्य कर रहा है और बाल कल्याण भी, तो क्या आयु लेकर हम बच्चे की चलते हैं और किशोर कल्याण और बाल कल्याण का क्या
क्राइटेरिया अलग अलग रहता है? नहीं उसको किशोर न्याय बोर्ड बोलते हैं, जी, जुवेनाइल किशोर जस्टिस न्याय बोर्ड बोर्ड, बोलते जी, हैं। और दूसरी बाल कल्याण समिति होती जी, है, जी। उसमें कोई आयु वर्ग का अलग अलग नहीं है। नहीं होता, 0 जी। से लेकर के 18 वर्ष के जो आयु वर्ग के बालक बालिका है, दोनों दोनों ही के लिए उसमें आते हैं। दोनों के लिए अच्छा, प्रावधान जी, है। जी। एक है कि इसमें जो सीएनसीपी बच्चे आते हैं, जिसको सुरक्षा की और देखभाल की आवश्यकता देखभाल की है, आवश्यकता वो है, बाल जी। कल्याण समिति में जी, पेश होते हैं। जी। और जो बच्चे, जैसे मैंने अभी कहा जी, आपको जी, कि जैसे जी। विधि विरुद्ध जो कार्य कृत्य होते हैं, जी। उसको अपचारी बालक बोलते हैं, वो जेजीबी बोर्ड में प्रस्तुत होते हैं। प्रस्तुत होते हैं, जी। जैसे कि अधिकतर लोगों के मन में सवाल रहता है सर कि भिक्षावृत्ति है या इस तरह की बच्चे जिसमें बाल मजदूरी वगैरह होती है, तो ये चीज़ें चलती हैं, लेकिन कई एनजीओज वगैरह तो काम करते हैं इसको लेकर, लेकिन हमारे इसमें रोकने के लिए जी बाल आयोग की क्या? हमारे जो भारतवर्ष में कहो या अपने मध्य प्रदेश में भी कहो जी, या क्या होता है कि जहाँ पर गरीबी है वहाँ पर गरीबी के कारण ये कहीं न कहीं बच्चों का इस प्रकार से उस दिशा में चले जाना स्वाभाविक है। जी, जी। हम अभी जैसे मध्य प्रदेश के कैपिटल में यहाँ पर रह रहे हैं, जी। यहाँ पर भी भिक्षावृत्ति की समस्या भोपाल जैसे शहर में बहुत बड़े स्तर पर है। जी, जी। और सरकारें भी और बहुत सारी एजेंसियां भी इसके लिए काम करती है, लगातार काम करती है। लगातार, जी। कभी कभी हमारे से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसके परिणाम सकारात्मक नहीं दिखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इन सब बातों के लिए हमको निरंतर प्रयास करते रहना पड़ेगा। अभी पिछले हम 2 महीने से बाल आयोग ने, मध्य प्रदेश बाल आयोग ने बाल भिक्षा मुक्त मध्य प्रदेश ये वर्ष हमने घोषित किया हुआ है। इसमें शासन की जितनी भी एजेंसियां हैं वो एजेंसियां इसमें काम करेगी। मेरा तो मानना ये है कि भिक्षा तो अपने को एक दिखता है कि भाई बच्चा भिक्षा मांग रहा है तो अपन उसको, जो समाज के भी कुछ लोग उनको भिक्षा दे करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो ये समाज को भी अपनी मनोभूमिका बदलनी पड़ेगी कि बच्चों को हमको भिक्षा नहीं देना है। तो शुरुआत उसकी भिक्षा से होती है, लेकिन भिक्षा से वो अशिक्षा की ओर चला जाता है, शिक्षा भी नहीं होती उसकी। फिर अशिक्षा के बाद में उसका नशे की ओर चला जाता है, नशे के बाद में फिर वो क्राइम करता है। तो ये भिक्षा के साथ में 4 बातें अपने आप में जुड़ जाती है। तो मुझे लगता है कि ये जो भिक्षा का जो हमने भिक्षा मुक्त, बाल भिक्षा मुक्त जो मध्य प्रदेश का लिया है, मैं हमारा जो इस पे फोकस है, तो इसमें बाकी सारे बातों का भी निराकरण हो जाएगा। और इसके लिए बार बार काम करने की आवश्यकता है। समाज के जो सामाजिक संगठन है उनकी भी आवश्यकता है, और सरकार की एजेंसियां तो काम कर ही रही है, वो भी अपनी इसमें अपने जो उनके लिए एक स्टैंडर्ड मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम बना हुआ है। बच्चे जैसे ही मतलब अपने को भिक्षावृत्ति के पाए जाते हैं तो उसके लिए भी सारे विषय है। लेकिन मेरा बार बार ये कहना है कि हमको सामाजिक दृष्टिकोण से इसको बहुत देखने की आवश्यकता है, और समाज को भी जागरूकता से इसके काम करने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हमें ये चेन जो है वो तोड़नी पड़ेगी। अगर हम बच्चे पे तरस खाते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसका जीवन जो है वो आगे का जीवन नष्ट कर रहे हैं, वो भी भिक्षा देके। मतलब हम भी उस बात को समझ नहीं पाते, हम तुरंत उसको पैसे दे देते हैं। तो ये अब ये भी एक प्रकार से अपराध की श्रेणी में आता है। अपराध की श्रेणी में आता है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर योजनाओं की हम बात करते हैं मोरी जी, कि बच्चों को लेकर कुछ योजनाएं संचालित की जा रही हैं, तो कुछ मुख्य योजनाओं पर देखो, केंद्र शासन से भी और मध्य प्रदेश शासन से भी बच्चों के लिए काफ़ी सारी योजनाएं चल रही है। जैसे अभी मध्य प्रदेश में बाल आशीर्वाद योजना है, उसके बाद में स्पॉन्सरशिप योजना है, जो सिंगल बच्चा यदि मान लो उसके पिताजी नहीं है, माताजी नहीं है, तो उसके लिए भी उसको स्पॉन्सरशिप योजना का लाभ मिलता है। और जिले में सारी ये योजनाओं का लाभ देने के लिए महिला बाल विकास है, शासन के और भी विभाग है, वो सारे विभाग इसके लिए तत्पर होते हैं। फोस्टर केयर योजना है, उसके बाद में जैसे बच्चियों के लिए है, बालिका समृद्धि योजना है। और ये ऐसी योजनाओं के साथ में सरकारों ने इसलिए व्यवस्था की है कि बच्चा यदि विपरीत परिस्थिति में है और उसका सभी विकास होना भी आवश्यक है, उसके लिए यदि मान लो कहीं से लाभ मिलता है तो उसका जीवन यापन ठीक से होता है, यानी वो अपने आप में एक अपना अच्छा जीवन बने उस दिशा में वो प्रयास करता है। इसीलिए योजनाएं ये चलाई जा रही है। जी, सही कहा आपने। तो अगर आप भी पात्र हैं इन योजनाओं के लिए, जैसा कि मौरी जी ने बताया, तो ज़रूर इनका लाभ लें, और अगर आपके आसपास भी ऐसे बच्चे को देखते हैं तो उन्हें योजनाओं से ज़रूर जुड़ें। जी बिल्कुल, जैसा कि आप अभी तक कहते आ रहे हैं मौरी जी कि हर चीज़ में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और उनके बिना चीज़ें होना असंभव हो जाता है। वहीं हम कहेंगे कि जो अधिकारों की सुरक्षा का जो क्षेत्र है, अगर उसमें हम जाने के लोगों की क्या महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, तो वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे।
देखो हम कभी कभी अनेक बार ये होता है कि बच्चा यदि मान लो कहीं दिख रहा है हमको, जी तो हम समाज के भी हमारा एक दृष्टिकोण ऐसा होता है कि ये सारा काम सरकारों का है। जी ये दृष्टिकोण हमको बदलना पड़ेगा। बिल्कुल। यानी बच्चा यदि किसी विपरीत परिस्थिति हमको ध्यान में आता है तो हमारी भूमिका पहले ये होना चाहिए कि मेरा जैसे ये जो बच्चा किसी का भी हो जी, उस जी, बच्चे के प्रति जैसे अपने बच्चे के लिए हम संवेदनशील रहते हैं वैसे उस बच्चे के लिए हमने संवेदनापूर्ण काम करना चाहिए जी। और उसको उस स्थिति जहाँ भी स्थिति में हमको प्राप्त होता है तो उसको जिन योजनाओं के साथ में जोड़ना है, जी जिन संस्थाओं में उसको लेकर के जाना है, इसके लिए हमने प्रयास करना चाहिए। जी जी बिल्कुल सही कहा, क्योंकि समाज की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और हम कई चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। सही कहा सर आपने, और देखते हुए निकल जाते हैं कि नहीं ठीक है, गवर्नमेंट होगी, पुलिस होगी, प्रशासन होगा तो वो देखेंगे, लेकिन हमको सजग रह के हुए और ये चीज़ ध्यान उचित में जगह रखनी पर बात चाहिए। पहुंचाना चाहिए। जी, जी। कभी कभी ये भी होता है कि हम इसके लिए सक्षम नहीं रहते हैं, जी, लेकिन जी। मुझे लगता है कि इतना सक्षमता तो हमारे पास में आ गई है जी। कि हम उचित जगह पर फोन कर सकते हैं। जी, जी, जी। जैसे मैंने अभी आप चाइल्ड हेल्प, ये आपने बोल रहे थे जी। कि चाइल्ड हेल्पलाइन है, जी 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 तो आप उस पर कॉल कर सकते हैं जी। और वहाँ उचित, जैसे पुलिस की यूनिट भी काम करती जी, है, जी। बाकी सामाजिक संस्थाएं, चाइल्ड अपने ये है चाइल्ड लाइन है, जी तो ये सारी संस्थाएं तत्पर रहती है। आप जी। थोड़ी एक फ़ोन घुमाओ 1098, जी तो वो आपके लिए सुविधा भी जी, उपलब्ध जी, जी। करवाते बिल्कुल, हैं बिल्कुल, और दर्शकों, जहाँ पर आपको बहुत, सहायता जी, मिलना चाहिए वहाँ पर जी, वो महत्वपूर्ण प्रयास करते हैं। नंबर मौर्य जी ने बताया 1098, ये है चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर। अगर आपको भी इस तरह के कहीं बच्चे नज़र आते हैं या आपको लगता है कि हमें कुछ सुझाव, शिकायत या समझाइश देनी चाहिए, तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हम चाहेंगे मौर्य जी के चलते चलते जो हमारे अभिभावक हैं, हमारे पेरेंट्स हैं या जो बच्चों के संरक्षक हैं, उनकी आप अच्छा सा संदेश दें कि किस तरह से अपने बच्चों के लिए तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन अन्य बच्चों को भी समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए कैसे निरंतर कार्य करते रहें। समाज के लिए तो मैं सभी पेरेंट्स भी ये कहूँगा, बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, क्योंकि बच्चा तो ऐसा है कि वो जिसको अपन कहेंगे कि उसको जैसी दिशा देंगे उस दिशा में वो मुड़ जाता है जी और उस दिशा में मुड़ने के बाद में वो अपने जीवन को भी आगे वैसे ही बनाता है। तो पालकों की भूमिका महत्वपूर्ण होना चाहिए। आज मैं ये कहता हूँ कि बच्चों के लिए बड़ा संघर्ष वाला समय है। जी यानी संघर्ष इसलिए कहूँगा कि हम जिस युग में, आधुनिक युग में जी रहे हैं, नए नए कुछ डिवाइसेस आ रहे हैं। बिल्कुल। अभी आज जो हमारे पास में डिवाइसेस है वो मोबाइल है। उस मोबाइल के माध्यम से हम पालक भी ऐसी गलतियां कर रहे हैं, जाने अनजाने में छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल दे देते हैं। और जी। होता यह है कि आज हम बड़े रिसर्च भी सामने आए हैं कि छोटे उम्र के, जैसे मान लो कम से कम 14 वर्ष के बालक तक जी। मोबाइल का उपयोग नहीं होना चाहिए। जी। लेकिन मैं सभी पालकों से निवेदन करूंगा जी। कि हम इससे अपने बच्चों को किस प्रकार से थोड़ा दूर रख जी। सकते हैं, जी। इसका प्रयास जरूर करना चाहिए, क्योंकि उसकी जो बौद्धिक क्षमता है, जी उसकी जो मनोविकृति आने की जो जी। संभावनाएं है, जी। ये सारी बातें इसके माध्यम से आ रही है। जी। और हम जो अभी हमारे आयोगों में कुछ बातें अभी मतलब जो आती है, जी तो बहुत सारे लोग तो वो ये कहते हैं कि इसके ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए। प्रतिबंध लगाना तो इसलिए हमने सरकारों को भी एक कुछ सुझाव दिए हैं जी। कि इसके लिए कुछ पॉलिसी बनाए बिल्कुल कि बिल्कुल बच्चे जी। 14 वर्ष के आयु जी। तक के जी। बच्चे मोबाइल यदि नहीं, मतलब उपयोग नहीं करना चाहिए और जी। वो करते भी है जी। कुछ समय के लिए, जी। तो उसके लिए भी कुछ नीतिगत योजना, मतलब योजना, पॉलिसी बने, पॉलिसीज नीति, बने, और जी। उसके अंतर्गत उसका उपयोग करें। जी जी और जैसे हम अभी जैसे रोड पर मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो उसके लिए लाइसेंस आवश्यक है। जी और इसी प्रकार से मोबाइल के लिए भी बहुत बच्चों ही के बढ़िया, लिए बहुत ही बढ़िया प्रावधान कदम होगा करना सर ये। हाँ। और उसका जी। उसमें उसके पीछे ये है, जी। गार्जियन मतलब पालकों को भी समझना चाहिए, समाज के लोगों को समझना जी। चाहिए कि बच्चों का विकास वहाँ पर अवरुद्ध हो रहा है उस चीज को लेकर, और हमें भी मनोविकृति आ रही है रोकना चाहिए। उसमें। जी, जी, जी। उसके परिणाम हमको देखने को जी, मिल रहे जी, हैं। जी, अभी जी। कुछ हम जो कुछ गेम जो है, जी अभी आप बोलते हैं कि अपन बच्चे ने मोबाइल का जी। उपयोग करते करते वो यहाँ तक पहुँच जाता है कि वो अपने आप सुसाइड लेवल तक भी आ जाता है। नहीं, तो बहुत ही ये बढ़िया। भयावह स्थिति है। जी, जी। और इस स्थिति को अभी रोकने की आवश्यकता है। और ये आवश्यकता केवल है। सरकार बनाती भी पॉलिसी, जी, जी। तो मुझे लगता है कि बार बार मैं कहता हूँ कि पालकों की, समाज की, सबकी जी। अपनी भूमिका महत्वपूर्ण होना चाहिए इसमें। बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत ही बढ़िया संदेश मौर्य जी आपने दिया। सही कहा आपने कि
के पालकों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम बच्चों को अपनी सुविधा प्रदान करें, लेकिन कहीं वही सुविधाएं बच्चों के भविष्य में बाधक ना बन जाए, इन चीज़ों का हम सबको ध्यान रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद मोरी जी, और इसी आशा विश्वास के साथ कि अगले अंक में बहुत अच्छे विषय पर, इसी विषय पर आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि बच्चों का संरक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस छोटे से समय में इसे कवर कर पाना हमारे लिए भी संभव नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर होगी आपसे मुलाकात, और इस कार्यक्रम में आप सभी को नमस्कार।